1965 भारत के इतिहास का सबसे काला दौर। लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे। राशन की दुकानों पर घंटों लंबी लाइनें थी। माओ की गोद में रोते भूखे बच्चे। हर महीने अमेरिका से जहाज आते थे और हम बेबस होकर देखते थे। आज़ादी के 18 साल बाद भी हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिसे आप शायद भूल गए हो, लेकिन जिसकी वजह से आज आपकी थाली में खाना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1943 से। बंगाल का भयानक अकाल। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, सिर्फ इसलिए कि खाने को कुछ नहीं था। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ आई नई चुनौतियां। देश के 2 टुकड़े हो गए, करोड़ों शरणार्थी और सबसे बड़ी समस्या खाना। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते थे, सूरज निकलने से पहले खेतों में और अंधेरा होने के बाद वापस, लेकिन उत्पादन बहुत कम था। समस्या थी बढ़ती जनसंख्या। 1947 में भारत की आबादी थी 34 करोड़ और तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खेती वैसी की वैसी ही पुराने बीज जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे थे, परंपरागत तरीके, बैलों से जुताई, बारिश का इंतजार। अगर मानसून अच्छा रहा तो ठीक, वरना पूरी फसल बर्बाद। और फिर आया वो काला दौर जो शुरू हुआ 1960 में। तब प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू समझ गए थे कि भारत को खाद्य सुरक्षा चाहिए, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए। भाखड़ा नांगल, हीराकुड, नागार्जुन सागर। वे उन्हें मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहते थे। सिंचाई के लिए नहरें बिछाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, गांव-गांव में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा था, पर अनाज की पैदावार जस की तस। और फिर आया 1965, भारत का सबसे बुरा सूखा। लगातार 2 साल मानसून फेल हो गए थे, खेत सूख गए थे, फसलें मर गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी, कई घंटों की। कुछ लोगों को तो पूरे दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी पूरा राशन नहीं मिलता था। लोग पेड़ की छाल खा रहे थे, घास उबाल कर पी रहे थे। भूख से मरने वालों की खबरें रोज आ रही थी। सरकार भी बेबस थी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपील की कि हर भारतीय सोमवार को एक वक्त का खाना छोड़ दे। खुद प्रधानमंत्री निवास में सप्ताह में 2 दिन उपवास करते थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने, लेकिन किसान के पास था क्या? वही पुराने बीज, वही पुरानी तकनीक। और अब सबसे शर्मनाक हिस्सा, भारत को अमेरिका से गेहूं मांगना पड़ता था। हर महीने जहाज के जहाज। इसे कहते थे PL 480 प्रोग्राम, यानी पब्लिक लॉ 480। अमेरिकी कानून के तहत भारत को खाद्यान्न दिया जाता था। 1950 से लेकर 1970 के बीच भारत ने 6 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं अमेरिका से आयात किया, हमारी कुल खपत का 20% हिस्सा। अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने भारत के बारे में कहा, कीप देम ऑन शॉर्ट टेटर, मतलब भारत को छोटी रस्सी पर बांध कर रखो। जी हाँ, वो गेहूं महीने दर महीने भेजते थे, एक साथ साल भर का नहीं, ताकि भारत उनके ऊपर निर्भर रहे, कंट्रोल में रहे। और साथ में आती थी शर्तें, विदेशी नीति में दबाव। हमारी बात मानो तो गेहूं मिलेगा। वियतनाम वॉर में अमेरिका का समर्थन करो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में नरमी बरतो। भारत मजबूर था, अपने लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते थे ना। दोस्तों, जरा सोचिए, एक आजाद देश जिसने 200 साल अंग्रेजों से लड़कर आजादी पाई, वो देश अपने नागरिकों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा था। ये बात हर भारतीय के दिल में चुभती थी। पॉलिटिकल लीडर से लेकर साइंटिस्ट तक सब परेशान थे। अखबारों में लिखा जाता बेगिंग बॉल नेशन, यानी भीख मांगने वाला देश। कितना दर्द होता होगा ये पढ़कर। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। एक वैज्ञानिक जो चुपचाप अपनी लैब में काम कर रहा था, मनकोम्बू संबासिवान स्वामीनाथन, यानी MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुंभकोणम में था।
बचपन से ही पढ़ाई में तेज, साइंस में खास इंटरेस्ट। उन्होंने देखा था बंगाल का अकाल, अपनी आंखों से देखा था लोगों को भूख से मरते हुए। उन्होंने पढ़ाई की त्रिवेंद्रम से, फिर एग्रीकल्चर कॉलेज कोयम्बतूर, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, और फिर छात्रवृत्ति मिली विदेश जाने की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स की पढ़ाई कर फिर नीदरलैंड्स में रिसर्च शुरू किया, दुनिया की सबसे एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक सीखी। फिर वे 1954 में वापस लौटे भारत, और तब से एक ही मिशन, भारत को खाद्य सुरक्षा देना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में ज्वाइन किया, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन में। दिन रात रिसर्च, गेहूं चावल की नई किस्में डेवलप करना, ये उनका पैशन बन गया। लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स बहुत स्लो थे। और फिर 1963 में उन्हें मिली एक खबर, मेक्सिको में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने कुछ अलग कर दिखाया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग रॉकफेलर फाउंडेशन के लिए मेक्सिको में काम कर रहे थे। उन्होंने डेवलप की थी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज, यानी बौने गेहूं की किस्म। समझिए कैसे काम करती है ये। ट्रेडिशनल गेहूं की किस्में लंबी होती थी, 4 से लेकर 5 फीट तक। जब फर्टिलाइजर डालते थे तो प्लांट्स और भी लंबे हो जाते थे, और फिर अनाज का वजन झेल नहीं पाते थे। उसकी वजह से वे नीचे गिर जाते थे, यानी लॉजिंग हो जाती थी। लेकिन बोरलॉग की ड्वार्फ वेराइटीज सिर्फ 2-3 फीट ऊंची थी। मजबूत तना, ज्यादा फर्टिलाइजर दो तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती, बल्कि ज्यादा अनाज लगता था, यानी ट्रिपल यील्ड, यानी 3 गुना ज्यादा उत्पादन होता था। तभी स्वामीनाथन जी ने सोचा, अगर यह मेक्सिको में हो सकता है तो मेरे भारत में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चैलेंज था, मेक्सिको की क्लाइमेट अलग, मिट्टी अलग, टेम्परेचर अलग, क्या वो बीज भारत में उग पाएंगे। फिर 1963 में ही स्वामीनाथन जी ने मेक्सिको से कुछ बीज मंगवाए, बोरलॉग की ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज, और शुरू किया एक्सपेरिमेंट। लेकिन इतना आसान नहीं था। पहले सीजन में कुछ वेराइटीज बिल्कुल नहीं उगी, कुछ डिसीज से मर गई, कुछ में यील्ड बहुत ही कम आई। स्वामीनाथन जी ने समझा, मेक्सिको के बीजों को भारतीय कंडीशन के लिए एडप्ट करना होगा, क्रॉस ब्रीडिंग करनी होगी। मेक्सिकन वेराइटीज को इंडियन वेराइटीज के साथ क्रॉस किया गया, जो बेस्ट क्वालिटीज हो दोनों की, वो नई किस्में में आई। इस तरह स्वामीनाथन जी ने मेक्सिको की ड्वार्फ वैरायटी के साथ इंडियन वैरायटी को क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नया किस्म का गेहूं बनाया, जो भारत के क्लाइमेट के लिए बिल्कुल एडेप्टेबल था। रिसर्च शुरू हुई मल्टीपल लोकेशंस पर, दिल्ली, पुणे, लुधियाना, कानपुर। अलग अलग क्लाइमेट्स में, डिफरेंट सॉइल टाइप्स में हजारों कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए। महीनों की मेहनत, सैकड़ों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर 1963-64 में पहली सफलता, कुछ वेराइटीज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। उत्पादन इतना ज्यादा था कि ट्रेडिशनल उत्पादन से 3 गुना ज्यादा। नाम रखे गए सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती सोनोरा, भारत की पहली हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज। स्मॉल स्केल पर पहले ट्रायल शुरू हुए, सिलेक्टर फार्मर्स को बीज दिए गए, लेकिन फार्मर्स स्केप्टिकल थे। किसान बोले, ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें क्या अनाज लगेगा, हमारे पुराने बीज ही बेहतर है। लेकिन जब हार्वेस्टिंग हुई तो सब हैरान। 1 एकड़ में जहां पहले 8 से 10 क्विंटल तक अनाज आता था, अब 25 से लेकर 30 क्विंटल तक अनाज आने लगा। किसानों की आंखें फटी की फटी रह गई, ये कैसे हुआ। लेकिन स्मॉल स्केल ट्रायल से देश का पेट नहीं भर सकता था, जरूरत थी लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन की। और यही मिला साथ एक दूरदर्शी मंत्री का, सी सुब्रमण्यम, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने स्वामीनाथन जी की रिसर्च को समझा, विश्वास किया और एक बड़ा फैसला लिया। 1965, वो भयानक सूखे वाला साल, कैबिनेट मीटिंग में सुब्रमण्यम जी ने प्रपोजल रखा, हमें मेक्सिको से 18,000 टन हाई यील्डिंग व्हीट सीड इंपोर्ट करने चाहिए। 18,000 टन, भारी भरकम रकम, और वो भी तब जब देश फाइनेंशियली बहुत कमजोर था। कुछ मिनिस्टर्स ने विरोध किया, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सुब्रमण्यम जी अड़े रहे, बोले हमारे पास ऑप्शन क्या है, हर साल अमेरिका से भीख मांगते रहे। ऑर्डर दिया गया, 18,000 टन मेक्सिकन सीड्स। ये था इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल गैम्बल।
मेक्सिको से शिप्स भरकर बीज आए। सुब्रमण्यम जी खुद पोर्ट पर गए सुपरवाइज करने। बीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए मेनली पंजाब और हरियाणा में। क्यों? क्योंकि वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी। प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे जो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ बीज देना काफी नहीं था, जरूरत थी ट्रेनिंग की। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट गांव गांव गए, फार्मर्स को समझाया ये बीज अलग है, इन्हें फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए, डिसीज कंट्रोल चाहिए। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार किया गया, स्टेप बाय स्टेप गाइड, कब बोना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कब पानी देना है, कब हार्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए, सीड्स पर सब्सिडी। और फिर 1966 का सोइंग सीजन शुरू हुआ। पूरे देश की नजरें पंजाब हरियाणा के खेतों पर थी। महीने बीतते गए, पौधे बढ़ते गए, साइंटिस्ट रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे थे। स्वामीनाथन जी खुद फील्ड्स में जाते थे। और फिर हार्वेस्ट का समय आया, मार्च अप्रैल 1967। जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। जहां पहले 10-12 क्विंटल पर एकड़ आता था, वहां 30-35 क्विंटल, कुछ प्लेसेस पर तो 40 क्विंटल पर एकड़ से उत्पादन हुआ। पंजाब में वीट प्रोडक्शन बढ़ने लगी। 1964-65 में 20 लाख टन थी, वही 1967-68 में 35 लाख टन तक हो गई थी। ऑलमोस्ट डबल इन 3 ईयर्स। खबर फैलती गई, अखबारों में हेडलाइंस, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वीट मिरेकल। जो फार्मर्स पहले स्केप्टिकल थे अब लाइन में लग गए, हमें भी ये बीज चाहिए। हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, धीरे धीरे पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल गई ये नई वैरायटीज। और सिर्फ वीट में नहीं, स्वामीनाथन जी ने राइस पर भी काम शुरू किया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से मिली IR8 वैरायटी, इसे मिरेकल राइस कहा जाता था। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में IR8 की सक्सेस राइस प्रोडक्शन में ड्रामेटिक इंक्रीज हो गया। और एक बड़ा बदलाव, पहले साल में एक फसल होती थी, अब इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ 2, कभी-कभी 3 फसलें भी उगाने लग गए। FCIs के गोडाउन भरने लगे, पहली बार सरप्लस ग्रेन आने लगा। आंकड़ों की माना जाए तो टोटल फूड प्रोडक्शन जो 1960-61 में 82 मिलियन टन था, वो 1970-71 में 108 मिलियन टन हो गया। वही 80-81 के दशक में 130 मिलियन टन तक जाने लगा। और आज 300+ मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1971, इंडिया स्टॉप्स इंपोर्टिंग व्हीट फ्रॉम USA। 20 साल लगे, लेकिन करके दिखाया। भारत अब सेल्फ सफिशिएंट था फूड ग्रेन। स्वामीनाथन जी को मिलने लगे इंटरनेशनल अवार्ड्स, पूरी दुनिया ने माना उनकी जीनियस को। डॉक्टर बोरलॉग भी इंडिया आए, स्वामीनाथन जी से मिले, बोले यू डिड इट बेटर देन व्हाट वी डिड इन मेक्सिको। PL 480 का जो पैसा बाहर जाता था, अब वो इन्वेस्ट हो रहा था एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन मजबूत हुई। अब कोई शॉर्ट थिएटर की बात नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये सिर्फ एग्रीकल्चर सक्सेस नहीं थी, ये थी नेशनल प्राइड की वापसी, सेल्फ रिस्पेक्ट की वापसी। लेकिन स्वामीनाथन जी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ह्यूमैनिटेरियन थे। उन्हें पता था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा सिर्फ बड़े फार्मर्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी फायदा पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने एडवोकेट किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP सिस्टम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। महिला फार्मर्स यानी वुमन फार्मर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, ट्राइबल एरियाज में भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वो सिर्फ लैब में नहीं बैठते थे, फील्ड्स में जाते थे, फार्मर्स से बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स समझते थे। एक किसान ने कहा था, स्वामीनाथन जी ने हमारी जिंदगी बदल दी। पहले हम भी भूखे सोते थे, अब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस स्टोरी के साथ आती है कुछ प्रॉब्लम्स भी। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इससे अछूता नहीं था। पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक तरीके से गिरने लग गए एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से। 1970 में जहां 15-20 फीट पर पानी मिलता था, अब वही 100-200 फीट तक खोदना पड़ता था। सॉइल हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी, न्यू पेस्ट और डिसीज आने लगी। हाई यील्डिंग वैरायटीज ज़्यादा ससेप्टेबल थी कुछ डिसीजेस के लिए, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा। रीजनल डिस्पैरिटी थी, पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स तो तरक्की कर गए, पर ईस्टर्न इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा
यहाँ तक कि सदर्न इंडिया भी पीछे रह गए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ। रिच फार्मर्स और अमीर हो गए और पुअर फार्मर्स स्ट्रगल करते थे। जिनके पास ज़मीन नहीं थी, इरिगेशन नहीं था, क्रेडिट नहीं मिल रही थी, उनके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा लिमिटेड रहा। क्रॉप डाइवर्सिटी कम हो गई। वीट, राइस इनका मोनोकल्चर होने लगा। ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, पल्सेस पूरी तरह इग्नोर कर दिए गए और स्वामीनाथन जी वो इन प्रॉब्लम से अनजान नहीं थे। 1990 आते आते स्वामीनाथन जी ने महसूस किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के मॉडल को इवॉल्व करना होगा। उन्होंने दिया एक नया कंसेप्ट, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी सदाबहार क्रांति। क्या था इसका मतलब? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ। उनका विजन था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कम पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अपनाना, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्रॉप्स को रिवाइव करना। 1988 में उन्होंने स्थापित किया MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में। यह फाउंडेशन काम करता था कोस्टल कम्युनिटीज़ के साथ, ट्राइबल एरियाज में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग और वुमेन एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर बहुत फोकस दिया गया। ट्रेडिशनल सीड्स को प्रिजर्व करना, जीन बैंक्स बनाना। वो कहते थे हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने हज़ारों साल जो एग्रीकल्चर नॉलेज डेवलप किया है वो खोना नहीं चाहिए। मॉडर्न साइंस को ट्रेडिशनल विजडम के साथ कंबाइन करना होगा। क्लाइमेट चेंज के खतरे को भी पहचानना उन्होंने बहुत पहले। ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटीज डेवलप करने पर रिसर्च की। और सबसे इम्पोर्टेंट, फार्मर वेलफेयर। वो हमेशा कहते थे किसान को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसे चाहिए फेयर प्राइस, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए और डिग्निटी चाहिए। इसीलिए स्वामीनाथन जी ने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का विजन देखा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आने वाली जनरेशन्स के लिए फिजिबल हो, मतलब एग्रीकल्चर जो फायदेमंद हो, हमें ही नहीं बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी। इन्हीं रिसर्च की बदौलत स्वामीनाथन जी को कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। स्वामीनाथन जी को मिले दुनिया भर के सम्मान। पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989, यहाँ तक कि रामन मैग्सेसे अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च, यूनेस्को में महात्मा गांधी प्राइज और कई सारे सम्मान। टाइम मैगजीन ने उन्हें इंक्लूड किया 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस ऑफ द 20th सेंचुरी में। उन्हें नॉमिनेटेड किया गया राज्यसभा के लिए। पॉलिसी मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम था। 2004 में बनी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसके चेयरमैन थे MS स्वामीनाथन। इस कमीशन की रिकमेंडेशन आज भी रेलेवेंट है। कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थी। MSP शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्रॉप इंश्योरेंस को स्ट्रेंथन करना, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को आसान बनाना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज। आज भी फार्मर्स की डिमांड में सबसे ऊपर है स्वामीनाथन कमीशंस की रिकमेंडेशंस को फुल्ली इंप्लीमेंट करना। पर 28 सितंबर 2023 को भारत ने खोया अपना एक महान सपूत। 98 साल की उम्र में चेन्नई में स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। पूरे देश ने शोक मनाया। प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसान तक सभी के आंखों में आंसू थे। PM मोदी ने लिखा, स्वामीनाथन जी's innovations helped India achieve food security and changed millions of lives। पंजाब के किसानों ने अपने खेतों में 2 मिनट का मौन रखा। कहा, उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा, he was not just a scientist, he was a nation builder। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे FAO, वर्ल्ड बैंक, IRRI सब ने ट्रिब्यूट दिया। उनकी लेगेसी 450+ रिसर्च पेपर्स, 20+ बुक्स, हजारों ट्रेन साइंटिस्ट और करोड़ों लोगों की भरी हुई थालियाँ। चलिए उनकी लेगेसीज को कुछ नंबर्स के साथ समझते हैं। स्वामीनाथन जी के कंट्रीब्यूशन थे भारत की वीट प्रोडक्शन जो 1960 में थी 11 मिलियन टन, वो 1970 में बन गई 20 मिलियन टन, 1980 में 36 मिलियन टन और 2000 में 76 मिलियन टन। और 2023 की तुलना करें तो 110+ मिलियन टन भारत की वीट प्रोडक्शन है। वही राइस प्रोडक्शन भी 1960 में 35 मिलियन टन थी, वही 2023 में 135+ मिलियन टन हो गई। यानी टोटल फूड प्रोडक्शन जो 1960 में 82 मिलियन था, वो 2023 में 330+ मिलियन टन हो गया।
पॉपुलेशन भी बढ़ी 45 करोड़ से लेकर 140 करोड़ तक, लेकिन पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई। फूड सिक्योरिटी की वजह से पॉवर्टी में ड्रामेटिक रिडक्शन हो गया। 1970 में 55% लोग पॉवर्टी में थे, वही अब 10% से कम है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन में भी भारी कमी हुई। इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट 70% जो 1960 में था वही अब 45% हो गया है, पर एग्रीकल्चर जीडीपी में बहुत ग्रोथ हो गई है। रूरल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ गई है। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में सक्सेस हासिल हुई है। ये सब स्वामीनाथन जी की देन है। परंतु स्वामीनाथन जी के जाने के बाद हमारे किसान के आगे कई चुनौतियां हैं। किसान आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर डिमांड है, लोन वेवर की मांगे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेडिक्टेबल वेदर, फ्लड्स, ड्रॉट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। वाटर क्राइसिस गहरा रहा है। पंजाब में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। फार्मर सुसाइड्स एक दर्दनाक रियलिटी बन चुका है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, डेब्ट बर्डन, यंग जनरेशन एग्रीकल्चर छोड़कर सिटीज जा रही है। फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, यह उनका मानना है। लेकिन होप भी है, क्योंकि स्वामीनाथन जी ने फाउंडेशन रचा था ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट का। नेचुरल फार्मिंग टेक्निक उन्होंने प्रमोट किया था। स्टेट्स लाइक सिक्किम पूरी तरह ऑर्गेनिक हो चुके हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स, एआई और मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहायता ली जा रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी जैसे पीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस, ई-नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्वामीनाथन जी के एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का विजन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आने वाली जनरेशन्स के लिए फिजिबल हो। यह थी एमएस स्वामीनाथन जी की कहानी, एक साइंटिस्ट जिसने अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ, किसानों के साथ, पूरे नेशन के साथ मिलकर भारत को बदल दिया। 1960 में जो भारत भूखा सो रहा था, आज वही भारत दुनिया को ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भारत है वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और यह सब पॉसिबल हुआ क्योंकि एक इंसान ने एक सपना देखा और उस सपने को रियलिटी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एमएस स्वामीनाथन जी, आप फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर भारतीय की थाली में आपकी मेहनत है, हर किसान के खेत में आपका विजन है, हर वैज्ञानिक की रिसर्च में आपकी इंस्पिरेशन है। जय हिंद, जय विज्ञान, जय किसान।